स्वागत है। जैसे पिछले क्लासेस में वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में कि मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इतना सब पढ़ने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। यानी कि हमें पहले से इलेक्ट्रिसिटी पता चल था, मैग्नेट के बारे में पता चल गया। अब मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशन निकालने की बात आई तो एक फिजिसिस्ट हुए ओरस्टेड, ठीक है, पूरा नाम उनका है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, जिन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये जानने की कोशिश की कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशनशिप है। उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, वायर लिया, ठीक है, कंपास लिया, मैग्नेटिक नीडल भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास लिया और बैटरी के थ्रू उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये की है। अगर की ओपन है, यहां पे क्या हमने कहा कि की क्या है, ओपन है, मतलब जब की ओपन होगा तो ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा। जब किसी सर्किट में करंट नहीं जा रहा है तो वहां पे जब हम ये नीडल रख रहे हैं तो वहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसा रखा गया है वो ऐसा ही है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन तभी आएगा, यानी मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब दूसरा कोई मैग्नेटिक फील्ड वहां पे हो। अब दूसरे केस में आइए कि यहां पे की को क्या किया गया, क्लोज किया गया। ठीक, तो जैसे ही क्लोज किया गया सर्किट को तो इसमें करंट फ्लो हुआ आई। ठीक, अब करंट जब गया तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। अब मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन तभी होगा, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन तभी होगा यहां पे जब यहां पे कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो। अब यहां पे दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा मैग्नेट तो है नहीं, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कहां दिख रहा है कि एबी में करंट जब गया तो उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड को, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस नीडल में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। अब ये डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन की बात हम आगे करेंगे कि किस तरीके से इसका डायरेक्शन निकालेंगे डिफ्लेक्शन की, कि कब इधर हो रहा है कब इधर हो रहा है। अगर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलैरिटी को, बैटरी की पोलैरिटी को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, रिवर्स किया गया, यानी कि इस वायर में करंट की डायरेक्शन को हमने क्या किया, चेंज किया। तो जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है उस केस में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो पहले केस में जब सर्किट में कोई करंट नहीं था तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। अब सर्किट में करंट जाने लगा, यानी इस कंडक्टिंग वायर एबी में करंट जाने लगा तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। और अगर करंट की डायरेक्शन को हमने रिवर्स किया तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। ठीक, तो ओरस्टेड का ये एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन ये था कि जब तक क्या था, जब तक किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तभी तक हमें मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ मिलेगा। ठीक, जैसे एक मैग्नेट की तरफ चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होता है, वैसे एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड तभी तक स्टेब्लिश होगा, तभी तक रहेगा जब तक उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक, दूसरी बात कि अगर हम क्या करें कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया तो निडल में जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है, लेकिन नॉट पहले इधर की तरफ था, घूम करके इधर आ गया। ठीक है, तो कंक्लूजन 2 पॉइंट था। तीसरा मैथमेटिकल कंक्लूजन ये था कि ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। यानी जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन नीडल में। ठीक, तो वो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है या वीक बन रहा है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला सबसे जरूरी चीज कि इसमें करंट जो हम भेज रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज्यादा करंट भेजेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक, तो कहा गया कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर विल डिपेंड ऑन करंट एज वेल एज डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक है, जैसे ये कंडक्टर है इसमें करंट जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और इस कंडक्टर से हम जितने दूर आए, ये अगर मान लीजिए इस पॉइंट, ये कंडक्टर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r हमने कंसीडर किया, तो वहां पे क्या असर पड़ेगा डिस्टेंस बढ़ाने घटाने से। तो पहला पॉइंट ये कहता है
कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। इस कंडक्टर में जो करंट जा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट आप भेजेंगे, जितना ज्यादा करंट भेजेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरा है कि कंडक्टर से आप जितनी दूर भागते जाएंगे स्ट्रेंथ उतना ही वीक होगा। ये तो प्रैक्टिकली आपने किया भी होगा कि एक मैग्नेट लेते हैं, ठीक, मैग्नेट आप रख देते हैं वहां, जितनी दूर आप एक निडल को रखते हैं उतना ही वीक फोर्स लगता है। पास में रखते हैं जल्दी से अट्रैक्ट कर लेता है, दूर लेके चले जाते हैं तो क्या होता है, पता चलता है कि अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर क्या कि बी इज यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक। अब इन दोनों को मिलाकर के हमने यहाँ पे लिखा, जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट आता है k। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई, कितना 2 × 10⁻⁷ और ये I/R ये आपका क्या कहता है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या सिंपली मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है, बी। तो ये था कंक्लूजन, क्लियर। तो ये यहाँ पे अब यहाँ पे बात आती है कि जो डिफ्लेक्शन होता है इसकी डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। हमने तो भाई डायग्राम में बना दिया कि किधर जा रहा है किधर जा रहा है, लेकिन ये ऐसे ही क्यों गया उसके लिए भी रूल है, उसके लिए भी मैक्सवेल ने रूल दिया था, ठीक है, जिसको मैक्सवेल कॉर्टेस्क्यू रूल या राइट हैंड थंब रूल के भी नाम से जाना जाता है। तो अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल, यानी कि हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, क्लियर। उसके ये हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हमने बताया कि आपको निकालना चाहिए जो डिफ्लेक्शन आ रहे हैं इनकी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए रूल क्या आया, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसको मैक्सवेल कॉर्टेस्क्यू रूल भी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मैक्सवेल कॉर्टेस्क्यू रूल। तो राइट हैंड थंब रूल किस लिए यूज हुआ, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब कैसे क्या करें कि राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि आप कंडक्टर को इमेजिन करो अपने हाथ में, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसा हमारे नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि इसको आप राइट हैंड में होल्ड कीजिए, ठीक है, राइट हैंड में ऐसे पकड़िए कि जो ये थंब है वो करंट के डायरेक्शन में हो, ठीक है। क्या करें, थंब क्या है, करंट की जगह थंब हम करंट की डायरेक्शन रख रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहा है करंट, और अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए, ठीक है, रैप कीजिए, जैसे कर्लिंग करेंगे तो जो ये डायरेक्शन होगा आपके फिंगर्स के कर्लिंग की, ठीक है। हमने क्या किया, करंट का कंडक्टर लिया, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड को ऐसे रख रहे हैं कि थंब क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, हम अपने फिंगर को कर्ल कर रहे हैं। तो जब कर्ल करेंगे, ये जो कर्ल करने की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या बताएगा, इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक। यही कहता है राइट हैंड थंब रूल। अब ऐसे समझिए कि दो सिचुएशन है आपके पास, मान लीजिए हमारे पास ये करंट है AB, ठीक, इसमें करंट एक बात कह रहे हैं नीचे से ऊपर जा रहा है B से A, दूसरा सिचुएशन ले रहे हैं करंट AB में कहां जा रहा है, A से B जा रहा है। दो सिचुएशन आपके पास हैं। अब इसमें आपको निकालना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। हमने वही सिचुएशन बताया कि क्या करेंगे, अब यहाँ इसको ऐसे सपोज कर रही है कि ये आपका AB है, नीचे वाला पॉइंट भी ऊपर वाला A, करंट B से A जा रहा है, हमने राइट हैंड को ऐसे पकड़ा, देखिए, और रैप कर दिए। तो जब रैपिंग किए तो क्या है, ऐसे जा रहा है, बिल्कुल आपके लिए सिचुएशन क्या है, सामने से देखिए, ये कंडक्टर था, करंट ऊपर जा रहा था, हमने ऐसे रखा, इसको रैप कर दिया, तो रैप कर रहे हैं तो ये सिचुएशन क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक। तो जब हमने यहाँ पे किया, रैप कर रहे हैं तो ये ऐसे सिचुएशन बन रहा है, देखिए
ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना दें तो ऐसे होगा। देखिए ये ऐसे जा रहा है, यानी ये डायरेक्शन आपका क्या है, ऐसे है, ऐसे घूम रहा है। ठीक, इस वाले सिचुएशन में आइए, इस वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, करंट नीचे जा रहा है, तो आपको राइट हैंड को क्या करना है, ऐसे थंब ऐसे पकड़ना है। ठीक है, देखिए नीचे की तरफ है थंब और रैप कर रहे हैं। ठीक है, तो रैपिंग कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है। ठीक है, घड़ी में देखिए, घड़ी के डायरेक्शन में रैप कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज हो गया। ठीक, तो ये चीज आपको क्या हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक, इसको हमने कह दिया क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। तो यहां से दो चीजें आप याद रखेंगे हमेशा कि अगर कंडक्टर को हमने ऐसा रखा हुआ है कि करंट ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, और ये क्लॉकवाइज। अब इसमें बात आती है कि कैसे पता करेंगे नॉर्थ और साउथ पोल्स को। ठीक है, तो एक नई किताबों में दे रहा है स्विमिंग रूल, कि स्विमिंग रूल बता रहा है कि आप हेड को करंट के डायरेक्शन में रख करके स्विम करेंगे तो एक हाथ आपका लेफ्ट सॉरी एक हाथ आपका बताएगा नॉर्थ पोल और दूसरा बताएगा साउथ पोल। ठीक है, यानी राइट बताया नॉर्थ, लेफ्ट बताया साउथ, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, उसलिए उसको बहुत सारे बुक में नहीं पढ़ाया जाता है। यानी कि इसमें एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ पोल को पता करना मुश्किल होता है। ठीक है, स्विमिंग रूल से टेम्परेरी हम पता कर पाते हैं कि किधर की तरफ नॉर्थ है किधर की तरफ साउथ है, लेकिन यहाँ पे आसान नहीं है पता करना, इसलिए हम उस चीज को कंसिडरेशन में नहीं लेते। हम सिर्फ ये बता पाते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर की बात है, बाकी किसी कंडक्टर की नहीं, कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में हम देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये था आपका ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पूरा हुआ आपका। अब इसमें अगला जो टॉपिक होता है वो ये होता है कि मान लीजिए कि स्ट्रेट कंडक्टर है, इसी को घुमा करके हम सर्कुलर कॉइल भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है आपका, इसको हमने मान लीजिए क्लोज किया तो एक वायर हमारे पास एबी को घुमा करके डायरेक्ट बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बनेगा जैसे इसमें बन रहा है? ठीक है, तो सिचुएशन थोड़ा सा अलग होगा। अगला हम उसी को देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करेंगे सर्कुलर कॉइल, यानी कि जो स्ट्रेट कंडक्टर हमारे पास था उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, अगर उसी स्ट्रेट कंडक्टर को घुमा करके हम सर्कुलर कॉइल बना दें। ठीक, तो सर्कुलर कॉइल अगर बना देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, डायरेक्शन निकालने का तरीका देखिए। एक तो आपके पास वो पता था क्या, राइट हैंड थंब रूल, उसका भी यूज करते हैं, या दूसरा एक रूल होता है क्लॉकवाइज रूल। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं डेमो कैसे करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि यही चीज है, ये स्ट्रेट था, इसको घुमा करके ऐसे बेंड कर ऐसे कर दिए। ठीक है, ये सिचुएशन याद कीजिए, बिल्कुल ये यही है। अब इसको रखा कैसे गया है, ये फेसिंग ऐसे है 3D में आपके सामने ऐसे, एक फेस मेरी तरफ है एक फेस आपकी तरफ है, ये ऐसे सिचुएशन है। ठीक है, अब इसमें बैटरी को जोड़ दिया गया। देखिए ये सामने वाला फेस जो है ये आपका सामने फ्रंट फेस है। ठीक है, इस कॉइल का ये है फ्रंट फेस, ये आपके सामने हमने रखा। अब इसको हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से। देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये फेस कनेक्टेड है जो आपके सामने है, और जो मेरे सामने यानी पीछे वाला फेस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक, हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट का फ्लो होगा। करंट का जो फ्लो होगा वो देखिए क्या होगा आपके लिए, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ये आपको सिर्फ आधा पोर्शन दिख रहा है, ये मैंने आपके सामने आधा किया हुआ है, हाफ पोर्शन मेरी तरफ है। तो आपके सामने जो हाफ पोर्शन है उसमें आप देख रहे हैं, यानी आपने ऑब्जर्व किया कि करंट आपके लिए क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक, इस फेस में ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस वाले फेस में जो मेरी तरफ है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे, और देखिए क्या है, सर्कुलर कॉइल जो आपने पढ़ा होगा सर्किल में, कि सर्किल में क्या है,
इनफाइनाइट पीसेस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर से मिलकर के ये बना है। ठीक है, जिसको इनफाइनाइट पीसेस में कट करेंगे तो हर एक पीस एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो स्ट्रेट कंडक्टर में आपने क्या सीखा था कि राइट हैंड थंब रूल। अब एक एक पॉइंट राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे ऐसे, तो लगाइए, आपके सामने ये थंब को कनेक्ट करके घुमा दिए। तो जब आप घुमा रहे हैं तो आपके लिए क्या आ रहा है, ये लग रहा है कि ऐसे भी निकल के कैसे आ रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और जब मैंने वही चीज देखा तो मेरे लिए क्या है, मैं करंट को नीचे कर रहा हूँ और मैंने ऐसे घुमाया अपने लिए, ठीक है, तो जब घुमाया तो मेरे लिए भी क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, सॉरी क्लॉकवाइज, मेरे लिए क्या हो गया, क्लॉकवाइज, क्योंकि मेरे लिए करंट क्या था, नीचे की तरफ था, और आपके लिए करंट ऊपर के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्किल घूमना शुरू हुआ, हाँ आधे आधे पोर्शन में अलग अलग डायरेक्शन मिल रहा है। तो देखिए ये चीज जो आपको मिला है 3D में हमने बनाया इसको, इसमें भी कंडक्टर का फ्रंट फेस और ये आपका पीछे वाला बैक फेस आ गया। फ्रंट फेस में करंट ऊपर जा रहा था, आपने ऐसे लगाया तो ये ऐसे घुमा, ठीक है, देखिए लग रहा है ना कि ऐसे घूम करके आ रहा है। और जब मैं नीचे की तरफ लगाऊंगा तो ये ऐसे, तो इसमें भी ये ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें ये ऐसे दो फेसिंग है, ठीक, तो ये फ्रंट फेस था और ये बैक फेस था। तो फ्रंट फेस में करंट ऊपर तो ऐसे था आपके लिए, और ये वाला क्या था, ऐसे था, ठीक, क्योंकि इसमें करंट क्या था, नीचे की तरफ था, और इसमें करंट ऊपर की तरफ। तो ये दोनों अलग अलग फेसेस हैं, दोनों को कंबाइंड बनाया गया। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता है कि लाइंस कैसे आती हैं, तो एक तरीका याद रखिए, एक तो क्लॉकवाइज रूल होता है। क्लॉकवाइज रूल क्या कहता है कि जो आपके सामने फेस है उसमें करंट के डायरेक्शन देखिए, करंट के डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ पोल हो गया, ठीक, और क्लॉकवाइज के लिए साउथ पोल। तो जब ये आपके सामने है, इसको आप घुमा रहे होंगे, ये वाला पोर्शन देखिए, आपके सामने जो फेस है उसको ऐसे घुमाइए, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट पीछे वाले में आप नीचे कीजिए कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो फेस जिसमें क्लॉकवाइज बन रहा होगा, देखिए जिसमें क्लॉकवाइज बन रहा होगा वो साउथ पोल हो गया, ठीक, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज बनेगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन से फेस में क्लॉकवाइज बन रहा है, कौन से फेस में एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है। तो जो फेस क्लॉकवाइज बना रहा होगा, यानी जिसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो रही है, वो आपका हो गया साउथ, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज हो गया वो नॉर्थ पोल, ठीक है। ये डायरेक्शन पता करने का तरीका है। और ये जो लाइंस है, जो लाइंस निकल रही है वो कैसे निकालेंगे, एक चीज, हाथ पाम को ऐसे लिए, पाम को करंट के डायरेक्शन में घुमाइए तो थंब आपका क्या बता देगा, एरो की डायरेक्शन किधर की तरफ आपका नॉर्थ पोल जा रहा है। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक, मतलब ये आपका जो तरीका है इससे या राइट हैंड थंब रूल से भी ज्यादा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको सर्कुलर कॉइल में ये पता करना है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर की तरफ है, तो आप अपना ये पाम लीजिए और ये पाम को ऐसे घुमाइए करंट के डायरेक्शन में। ये देखिए आपके लिए करंट नीचे से ऊपर था, हमने देखिए नीचे से ऊपर से घुमाया, घुमा दीजिए, तो थंब किधर जा रहा है, इस साइड नॉर्थ पोल। मेरे लिए क्या था, करंट नीचे से ऊपर था, तो मैं इसको नीचे देखिए ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक, तो अभी मेरे लिए इधर ही आ गया, यानी कि एक ही कॉइल है तो पोल भी तो एक ही होगा। तो दोनों के लिए हमारे पास क्या है, पाम को हमने ऐसे घुमाया करंट के डायरेक्शन में, तो क्या आ गया, नॉर्थ पोल, और ये मैंने फिर से किया तो नॉर्थ पोल भी आपके सामने, देखिए नॉर्थ पोल इधर की तरफ आ रहा है, ठीक। हमने देखिए ये आपका फ्रंट फेस था, फ्रंट फेस को ऐसे घुमाए तो इधर की तरफ आए, मतलब ये क्या है, इस साइड है, और ये अंदर की तरफ, तो ये नॉर्थ पोल। सबसे बेस्ट तरीका, हथेली को, पाम को घुमा दीजिए करंट के डायरेक्शन में, तो थंब आपका नॉर्थ पोल को बता देगा, ठीक है, बेस्ट तरीका। यानी वही क्लॉकवाइज, क्लॉक रूल को ही मॉडिफाई करके थोड़ा सा बता दिया गया है, ये क्लॉकवाइज रूल ही, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में ये हमें पता चल रहा है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह बन रही है, ठीक है, कि सभी सर्कल का सेंटर क्या है, एक ही जगह है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनी। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए बिल्कुल सेंटर पे जो लाइंस है वो स्ट्रेट लाइन लग रही है, ठीक है, इट अपीयर्स टू बी ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये होता है कि सर्कल के बिल्कुल सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो जहां भी आपको स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दें वहां आपको समझ लेना है क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और जहां कर्व्ड मिले यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉन यूनिफॉर्म होंगी, ठीक है।
तीसरा ये कह रहा है कि अगर करंट की वैल्यू को बढ़ाने की, यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा दीजिए, करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे ही इनके बीच में डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, यानी और ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। ठीक, तो कहीं भी ये अगर आपको डायग्राम में दिख जाए कि जहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, इट मींस कि वहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हम इसको रिवर्स कर दें, पोल्स को, बैटरी की पोलैरिटी को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो नॉर्थ इधर चला जाएगा और साउथ इधर आ जाएगा, यानी कि पोल्स भी क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। और रूल निकालने के तरीके मैंने आपको बताया दिया, क्लॉकवाइज रूल कैसे अप्लाई करना है। सबसे अच्छा तरीका कि आप सर्कुलर कॉइल को पकड़िए, आपके सामने जो फेस हो रहा है, फ्रंट फेस या और बैक फेस, दो हिस्सों में उसको समझ लीजिए, और क्या कीजिए, सर्कुलर कॉइल में की तरफ में करंट के डायरेक्शन अपने पाम को घुमा दीजिए ऐसे, तो थंब क्या बताएगा, नॉर्थ पोल को बताएगा। जैसे मान लीजिए इसी कॉइल को हम ऐसे सामने रखे, ऐसे रख दिए, एक टेबल पे रख दिया गया। अब आप कैसे पता करेंगे कि किधर की तरफ नॉर्थ होगा, किधर की तरफ साउथ होगा, अगर इसमें करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो हम क्या करेंगे, पाम को लेंगे और ऐसे घुमा देंगे करंट के डायरेक्शन में, थंब हो गया। करंट अगर ऐसे जा रहा होगा तो ऐसे घुमा दिए, नीचे हो गया आपका नॉर्थ, यानी इनटू द प्लेन और राइट साइड प्लेन में आ जाएगा। तो ये तरीका है, बेस्ट तरीका है आपको पता करने के लिए कि कैसे हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ठीक है, चलिए थैंक यू, कर लीजिए इसको। ठीक है, सर्कुलर कॉइल के बाद से हमारा जो अगला है वो क्या है, सोलेनॉइड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जाने सोलेनॉइड क्या होता है। देखिए, कोई भी हॉलो इंसुलेटेड सिलेंडर आप ले लें, जो ये बच्चे मान लीजिए क्या है, इंसुलेटेड है, अगर ये अंदर से हॉलो कट करके दोनों साइड से निकाल दें अंदर की चीजों को, हॉलो हो जाए, इसके ऊपर हम नॉर्मल कॉपर की वाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये वही कॉपर वाइंडिंग है जैसे आप वायरिंग में यूज हो रहा है जो आपके घर में, वही है। ठीक है, उसको छीलना नहीं है, उसको एज इट इज लपेट देना है। ठीक है, और वाइंडिंग कर करके दोनों एंड को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देंगे। ठीक है, यहां हमने किया है इंसुलेटेड सिलेंडर लेकर के उसके अंदर हमने वाइंडिंग करी कॉपर की और उसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये इसका की हो गया। ठीक है, अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, की को हम जैसे ही ऑन करेंगे करंट इसमें फ्लो होगा। अब जब करंट जाएगा कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये देखिए, अभी तक हमने एक कॉइल की वजह से पढ़ा था, एक सर्कुलर लूप की वजह से पढ़ा था, अब यहाँ तो n नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स हैं, बहुत ढेर सारे। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी कि हमें क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड बनाते हैं। एक वायर में करंट की एक लिमिट होती है कि हम उतना ही करंट दे सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा देने से क्या होता है, वायर जल जाता है। तो हमने क्या करा कि उसी कॉइल को n नंबर ऑफ टर्न तक लपेट दिया। जब बहुत ढेर सारे टर्न हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने लपेट दिया है, तो यहाँ इस वाले पोर्शन देखिए, यहाँ पे कॉइल्स बहुत पास में है। आपको पता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनेंगे, बीच में यूनिफॉर्म होता है, ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहे थे, आप सर्कुलर कॉइल को याद कीजिए, थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, तो ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहे थे सेंटर से और नीचे आ रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही थी, क्राउडेड हो रही थी, यानी कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था। ठीक, इट मींस कि जैसे जैसे आप इस एज पे जाएंगे ऊपर और नीचे की तरफ, तो ये वाला किनारे किनारे वाला जो एज है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि इधर, और फिर इधर पोल आए तो ये पोल्स हो गया। तरीका वही है जो आपने सर्कुलर कॉइल में यूज किया था, वैसे ही यहाँ भी यूज करेंगे। करंट के डायरेक्शन में अपने हाथ को घुमाइए। ठीक है, तो नॉर्थ पोल, थंब आपको बता देगा नॉर्थ पोल, दूसरा अपने आप साउथ पोल हो जाएगा। इसमें भी हमने करंट भेजा। ठीक है, अब ये करंट ऐसे जा रहा है तो हमारा नॉर्थ हो गया ना। देखिए सब में करंट क्या आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें जा रहा है डायरेक्ट। तो ये जब गया ऐसे, तो ये क्या आ गया, नॉर्थ पोल आ गया। ये तरीका है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन देखें तो क्या क्या हो रहा है आपके ऑब्जर्वेशन, ये पता चल रहा है कि बिल्कुल सेंटर में अंदर की तरफ देखिए, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सभी क्या है, लगभग स्ट्रेट लाइन है, मतलब अंदर की तरफ हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, नो वेरिएशन एट ऑल, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी होगा, बीच में भी होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेट के बाहर आते हैं
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं रह जाती हैं, पोल्स पे ज्यादा बार बार क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल आपके बार मैग्नेट के जैसा है। मैंने जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर आ रहा है इसका, ठीक है। अब इसमें अगर आप पोलैरिटी को चेंज कर देंगे तो पोल्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये बात ध्यान देनी है कि जब तक इसमें करंट फ्लो होगा तब तक ही ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको, यानी कि ये मैग्नेट की तरह तभी तक बिहेव करेगा जब तक इसमें करंट जा रहा है कॉइल में। यानी कि ये मैग्नेट क्या है, किस तरीके का मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। यानी हम नाम देते हैं एक टेम्परेरी मैग्नेट, मीन्स कि जब तक करंट फ्लो होगा किसी भी कॉइल में तब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे ही करंट जाना बंद हो जाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलना बंद, यानी कि मैग्नेट की तरह बिहेव आप नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको हम करें टेम्परेरी मैग्नेट, और इसी को दूसरा नाम इसका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की वजह से जो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट मिल रहा है उसको हमने क्या, जो मैग्नेट मिल उसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसे हमने कहा कि हॉलो इंसुलेटेड सिलेंडर है, हम चाहते हैं इसकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाना विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। यानी कि इसमें जो हमने बना दिया सोलनॉइड, इसमें कोई चीज नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हॉलो जो स्पेस है उसमें हम सॉफ्ट आयरन की कोर भर देंगे। क्या भरेंगे, सॉफ्ट आयरन की कोर अगर आप भरते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर अगर आप भरेंगे तो इसका स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन रहेगा क्या, टेम्परेरी मैग्नेट। इसी का यूज करके हम परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, स्टील भर दें, आयरन की जगह पे क्या भर दें, स्टील अगर आप भर देते हैं तो क्या होता है, उसमें रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, मैग्नेटिक रिटेंटिविटी ज्यादा होती है। यानी कि अगर एक बार वो मैग्नेटाइज हो गया तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को होल्ड करके रखता है, ठीक है। लेकिन आयरन में रिटेंटिविटी क्या होती है, कम होती है। एक बार ये मैग्नेटाइज होगा, जैसे ही करंट बंद होगा ये तुरंत डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। लेकिन आयरन की जगह पर आप स्टील भर देते हैं और ये करंट पास करा देते हैं तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो जाता है और परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो आप मार्केट में डिफरेंट स्ट्रक्चर के देखते होंगे, सर्कुलर, ठीक है, बार मैग्नेट के जैसा, या जितने भी लैब में आपके आते हैं वो सब बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं तो होता है कि धरती खोद करके निकाल दी जाती है, उसको बनाया जाता है। और ये मेथड क्या है, बिल्कुल ऐसे ही, इस सोलेनॉइड के अंदर जिस शेप का हमको चाहिए उस शेप का सोलेनॉइड बना लेते हैं, उसी शेप में स्टील भर देते हैं, मैग्नेटाइज करा देते हैं और वो निकाल देते हैं, हमारा हो गया, तैयार हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही परमानेंट मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल डिसाइड हो जाता है। इसमें हम चेंज करते रहते हैं अपने हिसाब से, ठीक। तो इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखिए कि इसमें तब तक ही मैग्नेटिक फील्ड बनना जब तक करंट जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, बार मैग्नेट के जैसा है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ, अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स काउंटिंग में जो है वायर्स, इसको बढ़ा देंगे यानी तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन B is directly proportional to current as well as B is directly proportional to the number of turns, यानी कि या तो आप करंट बढ़ाएं या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं, उन दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर। और इसको और एक तरीका तो क्या था, हमने बताया कि सॉफ्ट आयरन की कोर इंसर्ट करेंगे इसके अंदर तो भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन अगर सॉफ्ट आयरन की जगह पे स्टील इंसर्ट कर देंगे तो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा और एक परमानेंट मैग्नेट आपको मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है आपका, टेम्परेरी मैग्नेट कहलाता है और इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हैं। क्लियर। तो ये चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपको फिर इसमें भी डायरेक्शन निकालने के लिए भाई क्लॉक रूल ही यूज करेंगे। क्लॉक रूल ये बताया सबसे अच्छा तरीका है, करंट के डायरेक्शन में हाथ को घुमाइए, ठीक है। तो क्लॉकवाइज साउथ पोल था, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल था, बिल्कुल वही याद रखना है जो आप सर्कुलर कॉइल के लिए याद रखे थे। इतनी सारी चीजें हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका सोलेनॉइड हो गया।
अब इसके बाद आता है हमारे पास, जैसे हमने कहा कि दो तरीके का मैग्नेट मिला, नॉर्थ पोल और टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। अब उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उस डिफरेंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है कि क्या होता है परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि यही आपका पूरा सेटअप क्या है, जो हमने पढ़ा सोलेनॉइड, उसमें सॉफ्ट आयरन भर देते हैं तो क्या बन जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। जबकि परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या होता है, वीक होता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस देगा और ये तब तक देगा जब तक इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर, यानी कि यहाँ बैटरी के पोल्स को रिवर्स कर देते हैं तो करंट उल्टा जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई तो यहाँ पोल्स भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में हम पोल्स को चेंज नहीं कर सकते, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है। और एक बार मैन्युफैक्चर हो गया परमानेंट मैग्नेट तो पोल्स को दोबारा से हम चेंज कभी नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट होता है कि अगर हम इसमें करंट की वैल्यू को बढ़ाएं या नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज, ये बनने के समय ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है। और इसमें सॉफ्ट आयरन की कोर भर करके हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन अगर इसमें हॉलो वाले प्लेस पे सॉफ्ट आयरन की हम क्या भर दें, स्टील या कोई एलॉय भर दें तो वो क्या बन जाएगा आपका परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। तो स्टील की जो रिटेंटिविटी होती है वो आयरन से क्या हो जाती है, कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए जब यहाँ हम करंट भेजना बंद भी कर देते हैं तो स्टील एक बार जो मैग्नेटाइज हो गया है वो मैग्नेटाइज ही रहेगा, उसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जहाँ यहाँ पे आयरन रहता है तो करंट बंद करने से उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक पढ़ लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा होगा कि फोर्स की बात करेंगे। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, कैसे लगता है, डायरेक्शन क्या होती है, उसकी बात हम करेंगे अगले टॉपिक में। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी वायर को करंट यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या है, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, उसकी बात कर रहे थे। तो एम्पियर ने कौन से साइंटिस्ट ने बताया, एम्पियर ने आपका एम्पियर ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास अगर ले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होना होता है मैग्नेटिक फोर्स में। लेकिन यहाँ पे वायर है हमारे पास, ठीक है, जिसमें करंट जा रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर उसको एक मैग्नेट के पास रखें, मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, वो एक्सपेरिमेंट एम्पियर ने किया। और ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप आप देखिए, ये एक स्टैंड में सपोर्ट लिया गया है, सपोर्ट को थ्रेड से, दो थ्रेड की हेल्प से एक कंडक्टर ए बी लिया गया। ए बी आपका क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। उस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिया गया, रियोस्टेट है, मतलब करंट की वैल्यू को बढ़ाने घटाने के लिए, यानी रेजिस्टेंस को आप चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होगा, उसके लिए रखा गया है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। देखिए अब एक परमानेंट मैग्नेट यू शेप का परमानेंट मैग्नेट लिया गया। यू शेप कैसे लिया जाता है, ताकि ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। नॉर्मल मैग्नेट के कंपैरिजन में यू शेप का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसको लेकर के यहाँ पे रखा गया। सेटअप ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये आपका ए बी और यू शेप को ला करके ऐसे रख दिया गया, ठीक है। जो ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, ऐसे रखा गया, देखिए, ठीक है। ये और इसमें करंट जा रहा है। जब करंट जा रहा होगा इस वायर में तो क्या बन रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड इसका बना और दूसरा हमने जो मैग्नेट लगाया ऐसे बिल्कुल देखिए परपेंडिकुलर है इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इसमें करंट इधर जा रहा है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये नॉर्थ है, साउथ है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। हमेशा यह ध्यान देना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेट के बाहर यही होता है ना। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो देखिए ए बी है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड और एक परमानेंट मैग्नेट लिया उसका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जब पास में आएंगे तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा। अब फोर्स लग रहा है, एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि जब ऐसे रखा गया है तो ये जो कंडक्टर है वो तो या तो इधर भाग रहा है या ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है। दो ही पॉसिबिलिटी हो रही है, साइड वाइज डिफ्लेक्शन, देखिए साइड
साइड है यहाँ पे है, इस साइड जाएगा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कब बाहर जाएगा कब अंदर जाएगा उसको पता करने के लिए, यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको पता करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया गया। ठीक, ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को और मैग्नेट को परपेंडिकुलर रखा गया तो फोर्स जो लगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, यानी कि ये है हमारा सेटअप, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर, तो ये बिल्कुल ऐसे, यानी कि दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर में फोर्स लगा। ठीक, अगर करंट की डायरेक्शन को यानी कि या तो इसे चेंज कर दें या इसको उल्टा कर दें, घुमा दें, उन दोनों केसेस में जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या तो आप करंट को चेंज कीजिए तो भी चेंज होगा, या आप पोल्स को चेंज कर दें, साउथ की जगह नॉर्थ, नॉर्थ की जगह साउथ ला दिए तो भी चेंज होगा आपका। अब ये कह रहे हैं कि कंक्लूजन क्या मिला इस एक्सपेरिमेंट से, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही कंक्लूजन मिलता है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, हमेशा लगेगा, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए वो एम्पियर नहीं बताया, उसको किसने बताया, फ्लेमिंग ने बताया। अपने लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को अज्यूम करें, ऐसे स्ट्रेच करें इसके 3 फिंगर्स को, उन्होंने क्या कहा कि स्ट्रेच द 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए ये इधर, ये इधर, ये इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इन दोनों के बीच में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये इसके बीच में परपेंडिकुलर, यानी सबके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपने तीनों फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करें कि ये एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, हम ये आपका हो गया इंडेक्स फिंगर, ठीक है, और ये हो गया मिडिल फिंगर। ठीक, बिल्कुल ये सिचुएशन है। तो थंब आपका बताएगा क्या, फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि फादर मदर चाइल्ड से आपको याद रख सकते हैं FMC, ऐसे याद रखेंगे, F M यानी मैग्नेटिक फील्ड और C फॉर करंट। ठीक, FMC क्या बता रहे हैं कि फ्लेमिंग्स ने कहा कि अपने लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करें कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तब उसमें इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट बता रहा हो मिडिल फिंगर, तब थंब क्या बताएगा आपका, फोर्स की डायरेक्शन। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेच द 3 fingers of your left hand such that all 3 fingers are mutually perpendicular। ठीक है, अब इसमें क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर कर दिया, लेकिन क्या कंडीशन होना चाहिए, द मिडिल फिंगर द इंडेक्स फिंगर gives the direction of magnetic field, and middle finger gives the direction of current, then thumb will give the direction of force। ठीक, समझिए इस चीज को, ये है यहां पे अप्लाई करना कैसे सीखेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूं। स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन क्या बताएगा,
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाएगा, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको आपको समझने के लिए इसको नॉर्थ कर रहा हूँ, उसको साउथ कर रहा हूँ, समझ जाएंगे पहले बार में, इधर से समझा रहा हूँ, उल्टा हो जाएगा मेरे लिए समझाने में। तो हमने क्या किया, ये नॉर्थ से साउथ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये ऐसे हो गया, और इसको हमने कर दिया क्या, करंट के डायरेक्शन, देखिए करंट ए से भी जा रहा है, तो ये करंट के डायरेक्शन में रखे, और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब कहाँ आ गया, बाहर की तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा होगा, आउटसाइड प्लेन, फोर्स कहाँ है, आउटसाइड द प्लेन, यानी बोर्ड के बाहर आ रहा है ना थंब हमारा। देखिए जब हमने स्ट्रेच किया, ये नॉर्थ से साउथ करंट हमारा हो गया, तो ये ऐसे स्ट्रेच किया हमने, तो थंब बाहर आ रहा है, तो जब थंब बाहर आ रहा है तो ये क्या बताएगा आपका, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। अब वही जो पहले सिचुएशन दिए थे कि हम अगर पोल्स को चेंज कर दें, नॉर्थ ऊपर साउथ को नीचे, तो हमारा ये होगा, देखिए ये नीचे चला जाएगा लेकिन करंट अभी भी ऐसे रहेगा, ये सिचुएशन होगी। देखिए करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स अंदर की तरफ लगा। तो आप या तो मैग्नेट को की डायरेक्शन को चेंज करें, पोल्स की डायरेक्शन को चेंज करें, या करंट की डायरेक्शन को चेंज करें, उन दोनों केसेस में ही फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, ठीक। ये तरीका देखिए, ये है आपका, तो यहाँ पे हमने नॉर्थ से किए, ये है नॉर्थ से साउथ करंट, ये तरीका अप्लाई करने का, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड, करंट, और ये फोर्स बाहर आ गया, तो ये तरीका है। अब इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो इसी का यूज करके क्या बनाएगा, डीसी मोटर, जो आपके फैन में लगा है, फैन जो रोटेट करता है, ठीक है, टॉयज में जो आपके मोटर लगा होता है, वो सब डीसी मोटर किस पे वर्क करता है, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसी फोर्स का यूज करके हम चीजों को रोटेट करा दे रहे हैं। हमने निकाला कि इस पे फोर्स लग रहा है, और डायरेक्शन निकालने का तरीका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमने सीखा। अब इसमें जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑन कंडक्टर कितना होगा, या किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने परमानेंट मैग्नेट लिया है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। दूसरा है किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे, ठीक। और जो तीसरा फैक्टर है वो होगा कंडक्टर के लेंथ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर आप जितना बड़ा करते जाएंगे उतना ही ज्यादा फोर्स इसके ऊपर लगेगा। सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, BIL, ठीक है। कांस्टेंट 1 होगा इसलिए हमने हटा दिया, कांस्टेंट रखा ही नहीं, कि अगर आता है कांस्टेंट उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो उसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, BIL, यानी कि इस कंडक्टर पे जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट उसमें आ ही जा रहा है, फोर्स कितना लगा, BIL। और डायरेक्शन निकालने का तरीका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ये बताया फोर्स, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट। यानी कि अगर इंडेक्स को आप रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडिल फिंगर को रखते हैं करंट की तरफ, तो थंब जिधर जाएगा उधर ही आपका फोर्स होगा। तो हमेशा याद रखिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और उस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स हो गया BIL, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि फोर्स लग रहा है कंडक्टर पे, करंट जा रहा है। अब आपको पता है कि जब करंट जाता है तो करंट का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट मींस कि इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है तो चार्ज पे भी फोर्स लग रहा होगा। उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा यहां से हम निकालते हैं, देखिए नोट करके हमें पॉइंट लिख ले रहे हैं। फोर्स
on the charge flowing in the conductor। कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है, I इक्वल क्या होता है, Q बाई T, यही होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले दें, इक्वेशन 2, तो I की जगह इक्वेशन 1 में I की जगह तो इक्वेशन 2 से पुट कर सकते हैं Q बाई T। सो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू B Q L बाई T। ठीक, यहां तक हुआ। अब L बाई T डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, यही ना, लेंथ मतलब डिस्टेंस हो गया एक तरीके से। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो हम ये कर सकते हैं F इक्वल्स टू B Q V, यहां कर सकते हैं L बाई T इक्वल्स टू क्या हो गया, V। तो कंडक्टर पे तो हमने फोर्स निकाला है, साथ के साथ क्या निकाल लिया कि उस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है उस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो जितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड रखेगा, जितने की स्पीड से जाएगा, स्पीड निकालने का तरीका L बाई T। ठीक है, तो अगर ये आपके पास डाटा है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि चार्ज पे कितना फोर्स लगा, कंडक्टर पे कितना फोर्स लगा। तो ये दोनों फैक्टर हो गए। अब इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो डीसी मोटर है, उसको हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद से डीसी मोटर क्या होता है, ठीक, नोट कर लीजिए।